थोड़ा भी असर नहीं करेगी। कितनी अच्छी बात कही तुमने। वेदांत का सार समझ चुके ज्ञानियों जैसी बातें करता है ये। उम्र से बढ़कर बातें करता है, इसीलिए नजर उतार। आइए, खाना तैयार है। सोच रहे होगे मैंने क्यों बुलाया, उसकी वजह जान लो। मेरी उम्र काफी हो गई है, परिवार का मुखिया हूँ, इसलिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों का परिवार हो गया, बाल बच्चे भी हो गए हैं, इसलिए रत्नाकर वंश की परंपरा के अनुसार खुद के कमाए धन से सारे कर्तव्यों को इतने दिनों तक निभाता आया। अब तुम्हें सौंप रहा हूं। अब से सारे कर्तव्यों की जिम्मेदारी मेरी ही तरह तुम्हारे बड़े भाई ही निभाएंगे। बेटे, अपने भाई को समझाओ। जो कुछ कहा पिताजी ने सुना ना, कभी ना कभी बंटवारा होना ही है, इसीलिए फैसला किया गया। बंटवारा कैसे होना है इसमें लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है। तुम लोग खुद पढ़कर अपनी बात पिताजी से कह सकते हो। हाँ, सब कुछ तो हमें लिख दिया, लेकिन अपने लिए मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। मेरी जायदाद तो तुम लोग हो, और मुझे चाहिए भी क्या, 2 जून रोटी, और वो तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। दादाजी, गंगा, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मुझे अपने बेटे सत्यम को दे दो, मुझे लगेगा मैंने सारी दुनिया पा ली है। क्या कहते हो बेटा? सत्यम आपका पोता है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? बस काफी है। हाँ, इस बंटवारे को लेकर किसी को कोई संदेह हो तो पूछ लो। कुछ नहीं पूछना है। आपके निर्णय पे संदेह कैसे हो सकता है? आपने जो कह दिया वही होगा। चलो बेटा, उसी हिसाब से लिखा पढ़ेगा। ठीक। हाँ, सत्यम ही मेरी जायदाद, मेरा सर्वस्व। हाँ, क्यों रो रहे हैं? ये कष्ट के आंसू नहीं है मेरे पोते, खुशी के आंसू है। प्यास लग गई आंखों में। कितनी बढ़िया खुशबू है, जल्दी से परोसो। ठहरिए दादाजी, थोड़ी देर और है। পড়াশোনাও করিয়া রান্না বাড়া করিয়া কি সুন্দর বঙ্গিসটাকে বলছি। बहुत अच्छा। कैसा है? बहुत अच्छा है। तुमने तो पकाया। अरे वाह, दादा और पोता इतनी जल्दी खाने पर बैठे। हाँ,
मैं आप लोगों के लिए खाना बनाकर लाई हूँ। नहीं बेटी, आज सत्यम ने खाना बनाया है। जानती हो कितना स्वादिष्ट है? अरे सत्यम ने खाना बनाया है? हाँ माँ। 64 कलाओं में पाक कला भी होती है। ऐसी कोई कला नहीं जो मेरा पोता ना जाने, सब जानता है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। पोते के बनाए खाने से दादाजी का पेट तो भरा। आप भोजन तो कर चुके हैं। थोड़ी सी खीर परोस देती हूँ। ठीक है बेटी, लीजिए। ठीक है। बोलो बेटे, माँ ने कैसा बनाया? নদী না নদী নদীর জল কম। মানে নদীর গঙ্গাই নাই कितना डेंग करसी इसलिए चलिए बेटे को कुछ लेके आना। अबे जा टोकरी लेके आना। लेके आता हूँ। डेंग তারাও করতো ভাই, এখন তো এটা নাই, এখন তো এটা নাই নাই। তবু সরকারি স্কুলে মানে প্রাইভেটও তো এইটা সময় তো बेचारी स्वतंत्रता में खुश थे। किसी की स्वतंत्रता छीनना ठीक नहीं। वो सब जैसे अपनी स्वतंत्रता में खुश थे, वैसे ही हम भी खुश हैं। इनके साथ खेल खेल कर। खेलने के लिए इतने साथी लोग तो हैं। हम मिलकर खेलेंगे। मेंढकों से थोड़ी ही खेलना चाहिए। देखो तो सही, बेचारे कैसे तड़प रहे हैं। इन बेचारों को छोड़ दो। जीव को सताना नहीं चाहिए। इसे कोई सताना थोड़े कहा जाता है। हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे, वहाँ पर उनके साथ खेलेंगे। बेजुबान जीवों को सताना महापाप है। कोई पाप नहीं है। मेंढक तो कहीं भी जिंदा रहते हैं। नदी से अच्छी तरह ये हमारी टोकरी में रहेंगे। तुम लोगों को अगर पानी में फेंक दिया जाए तो ठीक होगा क्या? जो जिस जगह जी सकता है उसे उसी जगह पर रहना चाहिए। यही सृष्टि का रहस्य है। तो एक और रहस्य तुम भी जान लो। नदी के अंदर तो मेंढक के साथ सांप भी रहते हैं। और जानते हो मेंढकों के साथ सांप क्या करता है? उन मेंढकों को पकड़कर यूं ही कटक जाता है। फिर वो मेंढक मर जाते होंगे। इसीलिए इन जीवों की रक्षा करने के लिए इन्हें टोकरी में डालकर घर ले जाकर सुरक्षित रखेंगे हम लोग। किसकी कैसे रक्षा करनी है, जिसकी जैसे रक्षा करनी है, किसको सजा देनी है, ये भगवान जानते हैं, हम नहीं। इसलिए इनको रक्षा करना है। ज्यादा दलील न दो। ये बताओ इन मेंढकों को छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। राजू, तुम्हें समझने में भूल हुई। आज जाके कहीं जान पाया मैं। तुम साधारण बच्चे नहीं हो हम जैसे। मैंने गलती की, क्षमा कर दो। चलो अपनी गलती तो मान ली। तुम लोग आइंदा किसी भी जीव को नहीं सताना। ठीक है राजू। आओ घर चलते हैं। इतनी नन्ही सी उम्र में धैर्य, सहन शक्ति, प्रेम, ऐसे उत्तम गुण उन्होंने खुद में पैदा कर लिए। हर तरफ अच्छाई बांटने वाले बाबा को हर कोई देव बालक के रूप में ही देखता था। बड़े छोटे सभी बाबा को प्रेम करते थे और उन्हें भक्ति भाव से देखते थे।
कोई भी अगर किसी को दुख पहुंचाता हो या किसी का दिल दुखाता हो, उसे सुधारने की कोशिश करते थे हमारे बाबा जी। बाबा जी ने बुक्कापट्टनम के स्कूल में पढ़ाई की। बाबा जी जब बुक्कापट्टनम में पढ़ रहे थे तभी उनके भाई शेषम राजू का कमलापुर के पशुपति सुब्बाराजू जी की बेटी सुशीला अम्मा से ब्याह हो गया। शेषम राजू भी कमलापुर में रहने लगे। वेंगम राजू कमलापुर भेजकर भाई के ही साथ रख वहीं आगे की पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे हमारे बाबा जी को। नमस्कार शेषम राजू जी। अच्छा रमैया जी। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या क्या बातें करते होता है? बात कर रहा था, पुजारी से बातें करने लगा। देखो आगे शेषम राजू जी, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? क्या बात है? बहुत अच्छे, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। आपके भाई राजू के बारे में गांव वाले कुछ न कुछ कहा करते थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अब जान गया। क्यों जी? राजू तंत्र मंत्र की बातें क्यों करता है? वो तंत्र मंत्र जानता है क्या? इतने दिनों तक चुप रहे बहुत है। आपके दादाजी पिताजी को देखकर चुप थे। अपने भाई को थोड़ी बुद्धि सिखाइए, कहिए अपनी उम्र के हिसाब से रहे। बात मुंशी खान जी हिंसा है वो ये प्रचार करता है, भजन गाकर लोगों को भड़काता है। जो बात इतने जोर से चली आ रही है उसे बदलने का ठेका लिया। ठीक है, समझा दूँ। वो मेरा भाई है इसलिए उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ना समझे मैं कुछ कर बैठा होगा वो। आप लोग गंभीरता से इस चीज को ना लें। क्या करें, हालात ही ऐसे बन गए शेषम जी। आपके भाई के हमें कोई गुस्सा नहीं, राजू जी के बेटे ने इसलिए कहा। देख लीजिए। जी ठीक, देख लूंगा। लेकिन आपने जो देखना वो कहा है वो जल्दी देखिएगा। बिल्कुल ठीक कहा। सत्यम की बातों से हर रोज चिंता बढ़ती ही जा रही है। ये छोटे बच्चों जैसी बातें नहीं करता है। इसका रवैया समय और हालात से अलग दिखता है। सत्यम छोटा है, अच्छा बुरा नहीं जानता। देखिए, छोटे बच्चों की बातों में भी अर्थ होता है। ये भी तो हो सकता है कि हम न समझ पा रहे हो उसे। सच बोला तुमने, लेकिन बताया ना, इसका रंग ढंग समय और हालात से बिल्कुल अलग है। सोचता है इसके अंदर कोई शक्ति है, लेकिन लोग तो ये नहीं मानेंगे ना। कुछ लोग तो उठपटांग मजाक भी करते हैं। हाँ माँ, उसने पुट्टपर्ती में सारे बच्चों को जुटाकर सत्याग्रह करवाया। इस उम्र के बच्चों का काम है। राजू जी का बेटा अच्छा काम करेगा, सब लोग यही सोचते होंगे। अभी बुक्कापट्टनम के तेलुगु मास्टर ने नोट्स के लिए पूछा इसे, तो ये उनसे सवाल जवाब करने लगा। उन्होंने थोड़ी सी सजा क्या दी, इसने उनको कुर्सी से ही चिपका दिया। ये बात अच्छी नहीं है कहा तो यूं ही खिलवाड़ के लिए क्या कहता है, गुरु जी का अपमान करने के लिए नहीं। अब इन्होंने एक नई समस्या खड़ी कर रखी है। यहाँ तो पीढ़ियों से लोग मुर्गे और बकरी का मांस खाते आ रहे हैं। ये उसके विरोध में गीत लिखकर गांव के बच्चों से गवाता रहता है। गांव के बड़े बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं, ये तो इतना छोटा है लेकिन ऐसे ऐसे काम क्यों करता है? वो सब अगर एकजुट होकर इसके पीछे पड़ गए तो क्या होगा? क्यों बे सत्यम, इतने आरोप तेरे ऊपर? मैंने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। दवा तो कड़वी ही होती है, फिर भी हम उसे लेते हैं ना, क्योंकि उसमें भलाई होती है। उसी तरह कड़वाहट में अच्छाई होती है। पर ये बात लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसी बातें हमें समझाया करो बेटे। हाँ हाँ, पोते की बातें सुनकर बहुत खुशी होती है आपको। बड़ी बातें छोटे मुंह के लिए अच्छी नहीं, इसकी बातें किसी की समझ में नहीं आती। आएगी भी तो कोई मानेगा नहीं। कलयुग में अच्छी बातें कौन सुनना चाहता है? और भला बुरा नीति न्याय ये सब बोलने की इसकी उम्र है क्या? जवाब दो। भला बुरा नीति न्याय धर्म ईश्वर एक काम, उम्र से क्या संबंध होता है? देखा ना माँ, मैं इससे कितना बड़ा हूँ, ये मुझसे ऐसे जबान लड़ाता है। तुम भाई हो इसलिए खुलकर कहता है। कुछ गलत ना सोचो शेष बेटा। देखो बेटा, सत्यम किसी आफत में न फंसे, ऐसा रास्ता निकालो। एक ही रास्ता है सिर्फ, इसे हम कमलापुर भेजेंगे। क्यों शेष बेटा? हाँ पिताजी, यही बात तो मैं भी बोलना चाहता हूँ। क्या कमलापुर? हाँ,
बुक्कुपट्टनम में पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे कमलापुर तो जाना ही होगा आगे पढ़ने के लिए। शेषम राजू भी तो वहीं ससुराल में रहकर टीचिंग कोर्स की पढ़ाई कर रहा है ना। क्या फर्क पड़ेगा सत्यम भी उसके साथ वहीं रहकर पढ़ लेगा तो? क्यों सत्यम, कमलापुर जाओगे? हमें कहाँ रहना है, क्या काम करना है, हमें फैसला नहीं कर सकते। जैसी इच्छा ईश्वर की, यहाँ रहो या वहाँ। हाँ, ये सब भलाई के लिए। वहाँ रहकर पढ़ाई तो पूरी कर सकोगे और सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। क्या बोलती हो ईश्वरी? विजयदशमी को 3 महीना है, उसके बाद देखेंगे। और बाबूजी तैयार होंगे तो ना। मेरा क्या है बेटी, बुरा हो चुका हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। परिवार में ये सबसे छोटा है, इसलिए इस पर थोड़ी ज्यादा ममता है। शेषम्मा, तुम और वेंकम्मा इसे कमलापुर इसलिए भेजना चाहते हो कि इसका स्वभाव बदल रहा है, इसे कोई समस्या ना आए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यही चाहते हो ना? यही ठीक है, भेज दो। ये भी तो तैयार है। किसी का दिल दुखाना इसका स्वभाव नहीं। দেখেছো হাই স্কুলটার নাম কমলাপুর হাই স্কুল। अटेंशन! ये कोई पीटी की जगह नहीं मास्टर जी, ये है क्लासरूम। साइलेंस साइलेंस, मैं जानता हूँ, एक खास बात बताने जा रहा हूँ। बैठो बैठो। विद्यार्थी लोग, तुम लोग स्काउट ज्वाइन करोगे, लोगों की और देश की सेवा करते हुए आगे बढ़कर समाज सेवा कार्यक्रम में भाग लोगे। क्योंकि विद्यार्थियों, प्रत्येक नागरिक ऐसा रहे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। क्या बोलते हो? सेवा ही उद्देश्य होना चाहिए। सेवा को उद्देश्य बना लेने की आदत हमें होनी चाहिए। पुष्पगिरी का मेला कब है सर? कौन है भाई समाज सेवा के लिए इतनी उतावली मचा रहा है? बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगले सोमवार से पुष्पगिरी का मेला शुरू हो रहा है। वो 10 दिन चलेगा। उसके पहले तुम लोगों को खाकी ड्रेस सिलवा लेनी है, फिर 10 दिन वहीं रहकर जनता की सेवा करनी है। इन सब के लिए 10 रुपए खर्च आएगा। कैसा खर्चा सर? बताता हूँ ना, ठहरो। आने जाने का बस का किराया, फिर 10 दिनों तक खाने का खर्चा वगैरह, समझ गए ना? समझ गया सर। बैठ जाओ। सबको आना जरूरी है। जो आ रहा है हाथ उठाओ। नहीं, जो ना आ रहे हो हाथ उठाओ। क्यों सत्यम, तुम नहीं आओगे? देखो, तुम ही क्लास के लीडर हो, तुम्हें जरूर आना होगा। हाथ नीचे करो। ठीक। क्यों राजू, तुम नहीं चलोगे? अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम सब मिलकर चलेंगे सत्यम। लोगों की सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, 2 कदम आगे रहना चाहिए। ओहो, सत्यम क्यों नहीं आएगा पूछते? बेटा सत्यम, आओगे ना? अच्छा, सोमवार को 10 रुपया चंदा दे देना। सभी को स्काउट यूनिफॉर्म में ही आना होगा। बोलोगे तो नहीं? देखो घंटी बज गई। जैसा कि मैंने बोला है, मेले में सभी आने की कोशिश करना। ठीक है मास्टर जी। देखो सत्यम, तुम भी जरूर आना। हाँ।